भैया घी तो निकलेगा, चाहे इसके लिए उंगली ही क्यों न टेढ़ी करनी पड़े। राघव, मुझको तुमसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। जरा 2-4 मिनट रुककर दुकान जाना। माधव ने अपने छोटे भाई राघव से उस समय ये बात कही जब वो दुकान खोलने के लिए चाबी का थैला उठाने जा रहा था। हाँ भैया, बताइए कि क्या बात है। कोई खास बात है क्या जो आपने दुकान जाते समय मुझको टोका। राघव वहीं माधव के पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गया। हाँ राघव, कुछ खास ही बात है। इधर 2-4 दिनों से तुम्हारे भतीजे हम दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए बोल रहे हैं, और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब बहुत रह लिए साथ साथ, क्यों न अब दुकान और मकान का बंटवारा कर लिया जाए। जमाने को देखते हुए बहुत दिनों तक हम लोगों ने एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा लिया। माधव ने अपनी परेशानी को बल देते हुए कहा। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर अचानक ये बंटवारा क्यों? राघव तो माधव की बात सुनकर एकदम से चौंक पड़ा। इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या है? अब जब परिवार बढ़ रहा है तो कोई न कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। माधव बेपरवाह होकर बोला। शायद वो भी पूरी तरह से भाई से अलग होने के लिए तैयार था। लेकिन भैया, सब कुछ तो ठीक ठाक चल ही रहा है, तो फिर बंटवारे की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? राघव को माधव की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। देखो राघव, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है और हम लोगों के संबंध भी मधुर बने रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसा ही बना रहे, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। दुकान मैं रख लेता हूँ, क्योंकि दोनों बेटे उसी दुकान पर बैठते हैं, और तुम मकान ले लो। माधव की बातों में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके मन में कुटिलता आ गई हो, क्योंकि माधव शुरू से ही तेज तर्रार और दबंग था। वहीं पर राघव बहुत भोला भाला, बड़े भाई माधव को बिल्कुल भगवान समझने वाला। चलिए भैया, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन भैया आपने सोचने की ज़रूरत नहीं समझी कि आपके तो 3 बच्चे पढ़ लिख कर कमाने खाने भी लगे हैं और तीनों की शादी भी हो गई, लेकिन मेरे तो दोनों ही बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं। अगर आप दुकान ले लेंगे तो मैं कहाँ से उनका भरण पोषण करूँगा, और मैं कैसे उन दोनों को संभाल पाऊँगा? राघव बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर बोला। देखो, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बच्चे भी यही चाहते हैं, फिर मैं तुमको मकान दे तो रहा हूँ। तुम अपना कोई न कोई व्यापार शुरू कर देना। माधव को जैसे राघव की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको तो वैसे भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो तीनों बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका था। भैया, मैंने आपको हमेशा अपना भगवान समझा। मोहिनी कहती भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप हम लोगों को धोखा दे दे, क्योंकि आपका तो सब कुछ बन गया है। लेकिन मैं उसकी बात को सिरे से ही नकार देता था, क्योंकि मुझको आपके ऊपर पूरा विश्वास था कि मेरा भाई कभी भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं गलत साबित हो गया। ये कहते कहते राघव की आंखें आंसुओं से भर गई। अभी उन दोनों की ये बातें चल ही रही थी कि तभी उन लोगों की आवाज़ सुनकर घर के और भी सदस्य आ गए। ये आप क्या कह रहे हैं भाई जी? आप बड़े भाई होकर अपने छोटे भाई का अहित कैसे सोच सकते हैं? माना कि नया व्यापार शुरू करना होगा, लेकिन क्या इतना आसान होता है नया व्यापार चलाना और फिर उसको जमाना? ये आपने सोच भी कैसे लिया? तभी राघव की पत्नी मोहिनी बोली। राघव, तुम अपनी पत्नी से कहो कि वो बीच में ना बोले, तभी अच्छा है। ये बात हम दोनों भाइयों के बीच चल रही है और हम लोग ही निपटाएंगे। माधव ने मोहिनी की बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा। क्यों नहीं बोलूं मैं भाई साहब? बात खाली राघव की नहीं है, इस समय बात हमारी और हमारे बच्चों की भी है। अगर आप बंटवारा करने का ही मन है तो ऐसा करिए कि आप मकान ले लीजिए और हम लोगों को दुकान दे दीजिए। हम लोग कहीं भी किराए पर घर लेकर रहने चले जाएंगे। मोहिनी ने बात को स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा। अरे वाह, देखो तो इसकी चालाकी। तुमको पता भी है मोहिनी कि उस दुकान को जमाने में मेरे पति ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। मोहिनी की बात सुनकर वहीं पर चुपचाप खड़ी माधव की पत्नी रूपा बोल पड़ी। भाभी, अगर ऐसी बात है तो मैंने भी उस दुकान को जमाने में जी जान एक कर दी है। सिर्फ भैया की ही मेहनत से कुछ नहीं हुआ। हाँ, आज आप लोगों के बच्चे बड़े हो गए तो आप लोग अपना वर्चस्व दिखाकर हम लोगों को धमका रहे हैं।
जबकि उस दुकान को भैया से ज़्यादा मैं संभाला था। राघव तड़प कर बोला। लेकिन उसकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसको 2-3 दिन से कुछ एहसास हो रहा था इस तरह की परिस्थितियों का, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं सका। चाचा जी, आप चुपचाप इस कागजात पर हस्ताक्षर कर दीजिए, वरना हमको और भी तरीके आते हैं हस्ताक्षर करवाने के। तभी माधव का बड़ा बेटा सोमू राघव के पास आकर बोला, सोमू, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? उससे ऐसे व्यवहार की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी राघव को। चाचा जी, मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ? जब पापा आपको मकान दे ही रहे हैं तो क्यों ज़बरदस्ती उनसे भिड़ रहे हैं? अगर ज़्यादा नाटक करेंगे ना तो मकान भी नहीं देंगे। सोमू ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। तुम मुझको धमकी दे रहे हो? अभी तक मैं भैया का लिहाज करके चुप रहा था, लेकिन अब नहीं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मैं अभी अपने वकील दोस्त को बुलाता हूँ और इस मकान और दुकान दोनों ही में हम लोगों को बराबर बराबर का हिस्सा चाहिए। राघव हाथ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। वकील की धमकी तो मत ही दीजिएगा चाचा जी, वकील हम लोगों का क्या बिगाड़ लेगा? तभी पास में खड़ा माधव का छोटा बेटा अनूप बोला, तो फिर ठीक है, देखते हैं कि सत्य की जीत होती है या असत्य की। राघव ने झट से अपने दोस्त मोहन को फोन करने लगा, जो कि पेशे से वकील था। माधव को राघव से शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी। राघव, इस छोटी सी बात के लिए वकील को क्यों बीच में ला रहे हो? माधव ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। भैया, जब मेरा हक आप सीधे तरीके से नहीं देंगे तो फिर मजबूरी में ही सही मुझको ये रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा सीधे बनने में अपना बिगड़ता ही है। आज मैं ये बात अच्छे तरीके से समझ गया। और फिर अभी सोमू ही तो कह रहा था कि वकील हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अब देखते हैं कि पानी कितने गहरे में है। इतना कहकर फिर से राघव ने मोहन को फोन मिला दिया। तभी माधव अपने दोनों बेटे से खुसुर फुसुर करने लगा। आने दीजिए पापा वकील को, हम लोग भी देखते हैं कि क्या होता है। हम लोगों को दुकान चाहिए तो चाहिए ही, क्योंकि मुख्य बाजार में इतनी अच्छी कोई और दुकान मिलने से रही। सोमू और अनूप एक साथ बोले। इतने में मोहन भी आ गया और जब राघव ने उसको सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो उसको भी राघव का पक्ष मजबूत लगा और उसने माधव को समझाने का प्रयास भी किया। देखिए भैया, कानून के हिसाब से तो दोनों ही भाइयों को मकान और दुकान में आधा आधा हिस्सा ही मान्य होगा, इसलिए बेकार की जिद छोड़िए और दोनों ही जगहों को आधा आधा कर लीजिए, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना आसान काम नहीं। लेकिन उन लोगों ने मोहन की बात भी नहीं सुनी। अंततः गतवा केस फाइल हो ही गया और राघव का पक्ष मजबूत था, इसलिए उसको मकान और दुकान दोनों की जगहों पर आधा आधा हिस्सा मिला। माधव और उसके बेटे कुछ भी ना कर सके, लेकिन राघव और मोहिनी सचमुच बहुत खुश हो गए, क्योंकि भगवान ने उन दोनों की बहुत सुन ली थी और वो लोग खुशी खुशी अपने परिवार को चलाने लगे। दोस्तों, अक्सर ही देखने में आता है कि बड़ा भाई अपनी दबंगई पर उतरकर छोटे भाई को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।